हेलो दोस्तों, अभी तक आप लोग सुन रहे थे सिंहासन 32वीं की 31वीं कहानी। तो दोस्तों, इसी कड़ी में आज हाजिर हैं सिंहासन 32वीं की 32वीं कहानी, जो कि राजा भोज को रानी रूपवती राजा विक्रमादित्य के दानवीर और यश की गाथा सुनाने जा रही है। और आज हम जानेंगे दोस्तों कि आखिर उस सिंहासन के साथ क्या होता है। राजा विक्रमादित्य की मृत्यु के बाद सिंहासन कहाँ जाता है, किसको मिलता है और कैसे मिलता है, उन पुतलियों का क्या होता है दोस्तों, आज इसके बारे में जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा मौर्य आपको सुनाने जा रहा हूँ रानी रूपवती द्वारा राजा विक्रमादित्य की 32वीं कहानी, जो कि राजा भोज को सुनाने जा रही है। तो चलिए दोस्तों, कहानी की तरफ बढ़ते हैं। 32वीं पुतली रानी रूपवती ने राजा भोज को सिंहासन पर बैठने की कोई रुचि नहीं दिखाते हुए देखा तो अचरज हुआ और उसने जानना चाहा कि राजा भोज में आज पहले वाली व्यग्रता क्यों नहीं है। राजा भोज ने कहा कि राजा विक्रमादित्य के देवताओं वाले गुणों की कथाएं सुनकर उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी विशेषताएं एक मनुष्य से भी असंभव है और मानते हैं कि उनमें बहुत सारी कमियां हैं। अतः उन्होंने सोचा है कि सिंहासन को फिर वैसे ही उस स्थान पर गड़वा दे जहां से इसे निकाला गया है। राजा भोज का इतना बोलना था कि सारी पुतलियां अपनी रानी के पास आ गई। उन्होंने हर्षित होकर राजा भोज को उनके निर्णय के लिए धन्यवाद दिया। पुतलियों ने उन्हें बताया कि आज से वे भी मुक्त हो गई। आज से यह सिंहासन बिना पुतलियों का हो जाएगा। उन्होंने राजा भोज को विक्रमादित्य के गुणों का आंशिक स्वामी होना बतलाया तथा कहा कि इसकी योग्यता के चलते उन्हें इस सिंहासन के दर्शन हो पाए। उन्होंने यह भी बताया कि आज से इस सिंहासन की आभा कम पड़ जाएगी और धरती की सारी चीज़ें की तरह इसे भी पुराना पकड़कर नष्ट होने की प्रक्रिया से गुजरना होगा। इतना कहकर उन पुतलियों ने राजा से विदा ली और आकाश की ओर उड़ गई। पलक झपकते ही सारी पुतलियां आकाश में विलीन हो गई। पुतलियों के चले जाने के बाद राजा भोज ने कर्मचारियों को बुलवाया तथा गड्ढा खुदवाने का निर्देश दिया। जब मजदूर गड्ढा खुदवाकर डाला तो वेद मंत्रों का पाठ करवाकर पूरी प्रजा की उपस्थिति में सिंहासन को गड्ढे में दबवा दिया गया। मिट्टी डालकर वैसा ही टीला निर्मित कराया गया जिस पर बैठकर चरवाहा अपने फैसले देता था। लेकिन नया टीला वह चमत्कार नहीं दिखा सका जो पुराने टीले में था। उपसंहार कुछ भिन्नताओं के साथ हर लोकप्रिय संस्करण में उपसंहार के रूप में एक कथा और मिलती है। उसमें सिंहासन के साथ पुनः दबवाने के बाद क्या गुजरा यह वर्णित है। आधिकारिक संस्कृत संस्करण के में यह उपसंहार रूपी कथा भी नहीं मिल सकती, मगर जनसाधारण में काफ़ी प्रचलित है। कई साल बीत गए, वह टीला इतना प्रसिद्ध हो चुका था कि सुदूर जगहों से लोग उसे देखने आते, यानी दूर दूर से लोग उस टीले को देखने आते। सभी को पता था कि इस टीले के नीचे अलौकिक गुणों वाला सिंहासन दबा पड़ा है। एक दिन चोरों के एक गुरुह ने फैसला किया कि उस सिंहासन को निकालकर उसके टुकड़े टुकड़े कर बेच देगा चाहिए। उन्होंने टीले से मीलों पहले एक गड्ढा खोदा। अब कई महीनों की मेहनत के बाद सुरंग खोदकर उस सिंहासन तक पहुँचे। सिंहासन को सुरंग से बाहर लाकर एक निर्जन स्थान पर
उन्होंने हथौड़े से प्रहार से उसे तोड़ना चाहा तो चोट पड़ते ही ऐसी भयानक चिंगारी निकलती थी कि तोड़ने वाले को जलाने लगती थी। सिंहासन में इतने सारे बहुमूल्य रत्नमणिक जड़े हुए थे कि चोर उन्हें सिंहासन से अलग करने का मोह नहीं त्याग रहे थे। सिंहासन पूरी तरह सोने से निर्मित था, इसलिए चोरों को लगता था कि सारा सोना बेच देने पर भी कई हजार स्वर्ण मुद्राएं मिल जाएंगी। उनके पास इतना अधिक धन जमा हो जाएगा कि उनके परिवार में कई पुरखों तक किसी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वे सारा दिन प्रयास करते रहे, मगर उनके प्रयासों से सिंहासन को रत्ती भर की क्षति नहीं हुई। उल्टे उनके हाथ चिंगारियों से झुलस गए और चिंगारियों को बार बार देखने से उनकी आंखें दुखने लगी। वे थक कर बैठ गए और सोचते सोचते इस नतीजे पर पहुँचे कि सिंहासन भुतहा है। भुतहा होने के कारण ही राजा भोज ने इसे अपने उपयोग के लिए नहीं रखा। महल में इसे रखकर जरूर ही उसने कुछ परेशानी हुई होगी, तभी तो उन्होंने ऐसे मूल्यवान सिंहासन को दोबारा जमीन में दबा दिया। वे इसका मोह राजा भोज की तरह ही त्यागने की सोच रहे थे। तभी उनका मुखिया बोला कि सिंहासन को तोड़ा नहीं जा सकता, पर उसे इसी अवस्था में उठाकर दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। चोरों ने उस सिंहासन को अच्छी तरह कपड़े में लपेट लिया और उस स्थान से बहुत दूर किसी अन्य राज्य में उसे उसी रूप में ले जाने का फैसला कर लिया। वे सिंहासन को लेकर कुछ महीनों की यात्रा के बाद दक्षिण के एक राजा के राज्य में पहुँचे। वहाँ किसी को उस सिंहासन के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उन्होंने जौहरियों का वेश धरकर उस राज्य के राजा से मिलने की तैयारी की। उन्होंने राजा को वह रत्न जड़ित स्वर्ण सिंहासन दिखाते हुए कहा कि वे बहुत दूर के रहने वाले हैं तथा उन्होंने अपना सारा धन लगाकर यह सिंहासन तैयार करवाया है। राजा ने उस सिंहासन की शुद्धता की जांच कराने अपने राज्य के बड़े बड़े सुनारों और जौहरियों से कार्रवाई की। सबने उस सिंहासन की सुंदरता और शुद्धता की तारीफ करते हुए राजा को वह सिंहासन खरीद लेने की सलाह दी। राजा ने चोरों को उसका मुंह मांगा मूल्य दिया और सिंहासन अपने बैठने के लिए ले लिया। जब वह सिंहासन दरबार में लगाया गया तो सारा दरबार अलौकिक रोशनी से जगमगाने लगा। उसमें जड़े हीरे और मणिकों से बड़ी मनमोहक आभा निकल रही थी। राजा का मन भी ऐसे सिंहासन पर बैठने को देखकर अत्यधिक प्रसन्न हुआ। शुभ मुहूर्त देखकर राजा ने सिंहासन की पूजा विद्वान पंडितों से कराई और उस सिंहासन पर बैठने लगा। सिंहासन की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी। बहुत दूर दूर से राजा उस सिंहासन को देखने के लिए आने लगे। सभी आने वाले उस राजा के भाग्य को धन्य कहते थे, क्योंकि उसे ऐसा अद्भुत सिंहासन पर बैठने का अवसर मिला था। धीरे धीरे यह प्रसिद्ध राजा भोज के राज्य तक भी पहुंची। सिंहासन का वर्णन सुनकर उनको लगा कहीं विक्रमादित्य का सिंहासन न हो। उन्होंने तत्काल अपने कर्मचारियों को बुलाकर विचार विमर्श किया और मजदूर बुलवाकर टीले को फिर से खुदवाने पर उनकी शंका सत्य निकली और सुरंग देखकर उन्हें पता चल गया कि चोरों ने वह सिंहासन चुरा लिया है। अब उन्हें यह आश्चर्य हुआ कि वह राजा विक्रमादित्य के सिंहासन पर आरूढ़ कैसे हो गया। क्या वह राजा सचमुच विक्रमादित्य के समकक्ष गुणों वाला है? उन्होंने कुछ कर्मचारियों को लेकर
उस राज्य जाकर सब कुछ देखने का फैसला किया। काफ़ी दिनों की यात्रा के बाद वह पहुँचे तो उस राजा से मिलने उसके दरबार पहुँचे। उस राजा ने उसका पूरा सत्कार किया तथा उनके आने का प्रयोजन पूछा। राजा भोज ने उस सिंहासन के बारे में राजा को सब कुछ बताया। उस राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा कि उसे सिंहासन पर बैठने में कोई परेशानी नहीं हुई। राजा भोज ने ज्योतिषियों और पंडितों से विमर्श किया तो वह इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि हो सकता है कि सिंहासन अब अपना सारा चमत्कार खो चुका हो। उन्होंने कहा हो कि सकता है सिंहासन पर अब सोने का ना हो तथा रत्न और माणिक कांच के टुकड़े मात्र हों। उस राजा ने जब ऐसा सुना तो कहा कि असंभव है। चोरों ने उससे खरीदने से पहले पूरी जांच करवाई थी, लेकिन जब जौहरियों ने फिर से उसकी जांच की तो उन्हें घोर आश्चर्य हुआ। सिंहासन की चमक फीकी पड़ गई थी तथा वह एकदम पीतल का हो गया था। रत्न मणिक की जगह कांच के रंगीन टुकड़े थे। सिंहासन पर बैठने वाले राजा को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने अपने ज्योतिषियों और पंडितों से सलाह की तथा उन्हें गणना करने को कहा। उन्होंने काफ़ी अध्ययन करने के बाद कहा कि यह चमत्कारिक सिंहासन अब मृत्यु हो गया है। इसे अपवित्र कर दिया गया और इसका प्रभाव जाता रहा। उन्होंने कहा अब इस मृत सिंहासन का शास्त्र विधि से अंतिम संस्कार कर दिया जाना चाहिए। इसे जल में फेंक देना चाहिए। उस राजा ने तत्काल अपने कर्मचारियों को बुलवाया तथा मजदूर बुलाकर मंत्र उच्चारण के बीच उस सिंहासन को कावेरी नदी में प्रवाहित कर दिया गया। समय बीतता रहा। वह सिंहासन इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह गया। लोक कथाओं और जनश्रुतियों में उसकी चर्चा होती रही। अनेक राजाओं ने विक्रमादित्य का सिंहासन प्राप्त करने के लिए कालांतर में एक से बढ़कर एक गोताखोरों को तैनात किया और कावेरी नदी को छान मारा, मगर आज तक उसकी झलक किसी को नहीं मिल पाई। लोगों का विश्वास है कि आज भी विक्रमादित्य की जैसी खूबियों वाला अगर कोई शासक हो तो वह सिंहासन अपनी सारी विशेषताओं और चमक के साथ बाहर आ जाएगा। तो दोस्तों, अभी तक आप सुन रहे थे रानी रूपवती द्वारा सुनाई जा रही थी कहानी राजा भोज को सिंहासन बत्तीसी की। तो दोस्तों, आपने जाना किस तरह से सिंहासन का क्या हुआ। तो दोस्तों, अगर आप हमारी कहानी यहाँ तक सुन चुके हैं तो आपका तहे दिल से धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, इसके बाद मैं आपके लिए लाऊंगा अलिफ लैला की कहानी। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ऐसी ऐसी कहानियाँ सुनते रहें। जय श्री राधे राधे दोस्तों।